आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज से हम लोग मैथ्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टारगेट करेगी आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम को, जो कि आपका नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। ये जो सीरीज है ये प्रॉपर एनटीपीसी के जो दो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं 2021 और 2016 में, उसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद डिजाइन की गई है। यहाँ पे हम वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, आने के चांसेस जिनकी सबसे ज्यादा है। अच्छा, एक बार बता दूं यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं। एनटीपीसी 2021 जो कि आपका रिसेंट में एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, इसके जो टॉप 10 हार्ड शिफ्ट्स हैं इनको मैं आपको कराने वाला हूं, और इनके थ्रू ही, इनके जो क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू ही मैं आपको 360 डिग्री रिवीजन कराऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपके रिकॉल हो पाएंगे, रिलेट हो पाएंगे, रिवाइज हो पाएंगे, वो मैं आपको सब कुछ कराने वाला हूं। और ये जो चीज मैं आपको रिवाइज, रिकॉल, रिलेट कराऊंगा ना, ये प्रॉपर 2021-2016 में जो चीजें पूछी गई हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही चीजें रिवाइज कराने वाला हूं, उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो आपको ये जो 10 क्लासेस होने वाली हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। ऐसे ही मैं आपको रीजनिंग का भी कराऊंगा, तो आपको रीजनिंग में भी आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इतनी ही चीज़ें हम करेंगे। बाकी आप तैयारी कर ही रहोगे इतने दिन से, लेकिन ये जो 10 क्लासेस हैं ये आपकी मोस्ट प्रोडक्टिव हैं, तो आपको इनको जरूर देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया है, ए बी सी का दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का दिया है, और आपको इसका वैल्यू बताना है। तो इससे रिलेटेड आपको दो फॉर्मूले याद आने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। पहला फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है? दूसरा आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको अगर ये दोनों फॉर्मूले याद है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। टीचर्स आपको मल्टीपल फॉर्मूला याद कराते हैं, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज अगर आप देखो तो अगर अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो अगर ए बी सी आपका कट जाएगा तो आपको दिखेगा इसकी जो वैल्यू है वो आपका इसके बराबर है। तो यहाँ पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला का यूज कहाँ पे होता है? यहाँ पे हमें क्या दे देता है? हमें ऐसे दे देगा कि ए की वैल्यू 101 है, बी की वैल्यू 102 है, सी की वैल्यू 103 है। तो अगर ये वैल्यूज हैं तो आप इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको क्या है? आपको 206 है, 306 है, और टू की वैल्यू तो भाई टू ही होगी। और यहाँ पे a माइनस बी करोगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये चला जाएगा 3, और आपका 306 इंटू 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बाकी केसेस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब मैंने क्यों बोला कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ध्यान से समझना। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको खोल के लिखूं, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू लिखूं तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से इक्वल टू समथिंग होता है। तो माइनस 3abc को आप उधर भेज दोगे तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 3abc। मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, वहां पे आपको दिमाग में सोचना है। 3abc आपका जो माइनस 3abc है वो राइट हैंड साइड में चला चुका है। तो माइनस 3abc प्लस अब जो फॉर्मूला था वही a प्लस बी प्लस सी, और फिर ब्रैकेट में क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर आप देखो तो आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू पता है, और आपको इसकी वैल्यू पता है, क्योंकि भाई इसको मैं ऐसे ले लूँ तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है तो हम इसकी वैल्यू इन सब फॉर्म में लिखेंगे। तो आपका ये कहाँ पे आता है? ये आपका ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है ना कहीं ना कहीं। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को मैं हटा दूंगा तो मेरा यही आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। ठीक है। अब आप देखो ये और ये, तो ये और ये मिलके आपका माइनस 3abc प्लस बी सी प्लस सी बन जाएगा। तो अगर मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया दूं तो ये बेसिकली जो है ये आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है।
जो ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दी है। अच्छा, ये सब ना आपके दिमाग में चलेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी थी, तो मुझे पता है कि -3 ABC उधर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे 3 ABC लिख दूंगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 ABC, 3 इंटू ABC की वैल्यू कितनी है 168, ऐसे लिख दूंगा। साथ में मुझे एक चीज और दिख रहा है, क्या दिख रहा है पता है? यहाँ पे यूनिट डिजिट सब में डिफरेंट है, तो मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसे भी नहीं करता। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 ABC है ना, तो 3 ABC की वैल्यू डायरेक्ट लिखता, 3 और 8 3 24, सिंपल में 4 लिखता है, यूनिट डिजिट ही लिखता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखता। ठीक है, अब मुझे पता है A+B+C आएगा, तो जिसकी वैल्यू 17 दे रखी है, तो यहाँ पे मैं 17 लिख दूंगा। फिर मुझे पता है अंदर A² + B² + C² -AB - B - C आएगा, लेकिन A² + B² + C² की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा A+B+C का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो आपका 17 का स्क्वायर में 289 आ जाएगा, और -2AB + 2B, 2AB + 2BC + 2C माइनस करना पड़ेगा, और उसके साथ ये जो माइनस है ना, ये एक ऐड कर दूंगा, तो 3 आपका ये बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये चीज कि आपका ये 3 हो गया, और आपकी जो इसकी वैल्यू है वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 94। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 4 तिहाई होता है 12। ठीक है, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। 4 तिहाई होता है 12, यहाँ पे आ गया 7, और 7 7 होता है 49, तो ये आपका 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट, मतलब आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको ऐसे ही करना है, आपको कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी है। अगर मैं एक आइडिया दूं ना, तो अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है, बस आपका इतना ही सोल्यूशन है। ये सब आपको समझाने के लिए बोला है, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूं, आपका ये जो है ना, अगर आपको थोड़ा समझाऊं, अगर ये 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा ना, A³ + B³ + C³ = 3 ABC हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखो, तो अगर A = B = C हो जाए, तो आपका ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, मतलब पूरा 0, तो ओवरऑल 0, मतलब आपका ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर आपका A³ + B³ + C³ = 3 ABC हो जाएगा। तो यहाँ पे एक केस आपको और याद करना है, वो केस क्या है? ठीक है, इफ A+B+C = 0 और A=B=C, तो आपका इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका A³ + B³ + C³ = 3ABC हो जाएगा। आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल आइसोस्केलस इज 8। अच्छा, अब आपको दो बातें समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से समझना। एक सेकंड, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आइसोस्केलस है, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर भी बनाऊंगा, स्क्वायर, और स्क्वायर का मैं डायगोनल बना देता हूँ। ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल बना दिया मैंने। ठीक है, और मैं आपको इसको थोड़ा सा कॉपी करके एक चीज और दिखा देता हूँ मैं। अगर साइड, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो आपका ये A√2 हो जाएगा। अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये आपका A√2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ए है, तो आपका ये A/√2 और A/√2 हो जाएगा। ये आपका A/√2 और ये आपका A/√2 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो एक हाइपोटेन्यूस राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है, जिसका हाइपोटेन्यूस है, मतलब इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो जो बेस और हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 8/√2 और 8/√2 हो जाएगा। ये आपका बेस और हाइट हो जाएगा। और आपको एरिया बताना, तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये 2 और ये आपका 2 4, तो आपको ये 4 से 2 बार चला गया, आपका 16 करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने से पहले हम एक चीज और रिवाइज कर लेंगे कि जो इन रेडियस होता है ये, और जो सर्कम रेडियस होता है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये जो चीजें मैं रिलेट करा रहा हूँ ना, ये मैं प्रॉपर एनालिसिस करके एनटीपीसी का वही चीजें रिलेट करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, एनटीपीसी में पूछी गई हैं 2021-2016 में। ठीक है, तो इन रेडियस होता है आपका अंतः त्रिज्या, और सर्कम रेडियस होता है आपका बाह्य त्रिज्या। ठीक है, या परित्रिज्या बोल सकते हो। तो एक बार आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। कि एक सर्कल है मान लो, ठीक है, तो या आप सर्कल मत बोलो, एक ट्रेंगल मान लो पहले। एक ट्रेंगल है, ठीक है, तो इस ट्रेंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ एक सर्कल बनेगा। ठीक है, और ये जो सर्कल बना है ना भाई, ये जो आपका सर्कल बना है, इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो इन सेंटर है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपका इन रेडियस है।
और इस सर्कल के तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ भी एक आपका सर्कल बनेगा, ठीक है। वर्टिसेस को टच करता हुआ भी आपका एक सर्कल बनेगा, और ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो वो है सेंटर, इसका सेंटर सेम पे नहीं होगा, अलग भी हो सकता है, सेम पे भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो इसका जो रेडियस है इस बड़े वाले सर्कल का, इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, या आप बोल लो कि बाह्य त्रिज्या या परित्रिज्या बोल लो, ठीक है। तो ये आपका सर्कम रेडियस हो गया, आर हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है या आपका नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल ले लो, यूनिवर्सल ट्रायंगल कुछ भी कह लो, एक ट्रायंगल कह देगा, तो आपको उसका साइड्स दे देगा, एरिया दे देगा, आपको बताना रहेगा कि आप उसका इंस रेडियस बता दो, उसका सर्कम रेडियस बता दो, ठीक है। तो एक सेकंड जो, हाँ, तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो इसका जो इन रेडियस होता है ना, इन रेडियस वो आपका a/2√2 होता है, और जो आपका सर्कम रेडियस होता है, जो आपका सर्कम रेडियस होता है वो a/√2 होता है, ठीक है। ये आपका a/√2 होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बता रहा हूं मैं। अगर मैं किसी भी ट्रायंगल की बात करूं, कोई भी ट्रायंगल हो, लाइक इक्विलेटरल हो चाहे स्केलन हो चाहे आपका कुछ भी हो, तो उसका एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है। तो इसका जो सर्कम रेडियस होता है वो ABC/4 एरिया होता है, ये डेल्टा मतलब एरिया, और जो इन रेडियस होता है वो आपका एरिया अपॉन एस होता है, ये डेल्टा का मतलब एरिया है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो इसका जो इन रेडियस होता है वो P+B माइनस परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस/2 होता है, और जो सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेन्यूस/2 होता है। आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में। क्या कह रहा है कि टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स इफ द सम ऑफ इंटीजर्स इज इवन। अच्छा, आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो सम है इंटीजर्स का, उन दोनों जो मैंने दो दो इंटीजर सेलेक्ट किए हैं उनका जो सम है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि वो इवन है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताने की, जो आपने दो सेलेक्ट किए हैं नंबर्स वो दोनों ऑड है, मतलब यहाँ पे जो टोटल प्रोबेबिलिटी जो आप नीचे लिखोगे वो इवन आने की प्रोबेबिलिटी लिखोगे। इवन कैसे बन सकता है वो लिखोगे कि कितने तरीके से उनका सम इवन बन सकता है, क्योंकि वही टोटल प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है कि आपको पता है कि जो सम आया है वो इवन आया, ये आपको पता है। तो आपको बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों नंबर ऑड थे, तो इवन आया ये आपको कंफर्म है। तो आप नीचे लिखोगे कि इवन कितने तरीके से आ सकता है। तो पहली बात तो अभी बता दो, 11 नेचुरल नंबर हैं, तो इसमें आपके 5 होंगे इवन नंबर्स और 6 होंगे आपके ऑड नंबर्स। अच्छा बताओ इवन कैसे बन सकता है? या तो मैं दो इवन को पकड़ लूं तो भी इवन बनेगा, या तो मैं दो ऑड को पकड़ लूं तो भी आपका इवन बनेगा। लेकिन अगर ऑड इवन ले लूंगा तो आपका ऑड बनेगा। तो आपको इवन निकालना है, तो इवन आप कैसे निकाल सकते हो? या तो आप दो इवन ले लो तो भी आपका इवन बनेगा। तो 5 इवन में से आपको दो इवन लेना है, तो आप कितने तरीके से ले सकते हो? आप 5C2 तरीके से ले सकते हो। और क्योंकि भाई या बोलोगे ना यहाँ पे, और में हम करते हैं ऐड। या तो आप दो ऑर्डर ले लो, तो आप 6 में से दो ऑर्डर लोगे, कितने तरीके होंगे? 62। तो ये तो आपका टोटल आउटकम है, ये आपका टोटल फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि ये आपका इवन बन रहा है, ये आपका इवन बन रहा है। लेकिन आपका जो फेवरेबल आउटकम है, ये टोटल आउटकम है, ऊपर फेवरेबल आउटकम लिखेंगे। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो आपका क्या है? आपका ऑड से बनना चाहिए, मतलब जो आपका इवन बन रहा है आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि दोनों नंबर आपके ऑड थे, मतलब आपने यहां से निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो आपका 62 हो जाएगा, क्योंकि आपने यहां से निकाला है दो। तो ये आपका 62 हो गया, यही आपका आंसर आ गया। नीचे आपने लिखा कि इवन कितने तरीके से बन सकता है, और ऊपर आपने लिखा कि ऑड से इवन कितने तरीके से बन सकता है। समझ गए? तो ये आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 6C2 की जो वैल्यू होती है वो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। तो देखो 2 फैक्टोरियल तो सब में आएगा, तो आप 2 फैक्टोरियल को मत लिखो। आप बस यहाँ पे कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो 6 × 5 अपॉन 5 × 4 प्लस 6 × 5। तो आपको यहाँ पे ऊपर 30 दिख रहा है, नीचे आपका 50 दिख रहा है, तो 30/50 मतलब 3/5 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बीच बीच में कुछ वीडियोस भी सजेस्ट करूंगा, वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि वो आपके एनटीपीसी के लिए, मतलब इन दो वीडियो से आपका आराम से 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन तो आराम से, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा सिर्फ इन दो वीडियोज से। तो आपको ये दोनों वीडियोस देखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकता हूँ, आप रिस्पॉन्स देख सकते हो, काफी अच्छा रखा है। तो ये प्रोबेबिलिटी 2.5 घंटे में कंप्लीट, आपके मतलब की सारी बातें इसमें, स्टैटिस्टिक्स 1 घंटे में कंप्लीट आपके काम की सारी बातें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको बेसिक समझा दूं कि कैसे करते हैं। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज, मतलब 8 लोग, देखो आपके सामने 8 लोग हैं, आपको उसमें से 3 सेलेक्ट करना है। तो आप कितने तरीके से कर सकते हो? आप 8C3 ऐसे देखो ना, आप 8 में से 3 लोग को सेलेक्ट कर लिया, ऐसे देखना है, ऐसे सोचना है।
तो 8C3। अब 8C3 को सॉल्व कैसे करते हैं, इतने तरीके से आप 8 में से 3 लोग सेलेक्ट कर सकते हो। इसको लिखते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आप ऐसे हो जाएगा आपका 8 इंटू, वैसे यहीं तक रहने देते हैं, बाकी इसके आगे समझाने का कोई मतलब नहीं है ना। आप इस वीडियो को देख लेना जरूर, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये समझ लो कि 8 में से 3 लोग सेलेक्ट करने, तो आप इतने तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 15 लड़के हैं, सेक्शन बी में 23 लड़के हैं, और आपको 5 बच्चों को सिलेक्ट करना है क्लास 10 से। सेक्शन 5 यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट होगा ना, सिलेक्ट 5 बॉयज, यहाँ पे सिलेक्ट है, वेट। सिलेक्ट 5 बॉयज फ्रॉम क्लास 10। आपको 5 बच्चे सिलेक्ट करने हैं क्लास 10 से। भाई क्लास 10 में सारे बॉयज आएंगे, तो आपको 5 बॉयज सिलेक्ट करने हैं क्लास 10 से। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सारे बॉयज आपके सेक्शन बी से हैं, आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो यहाँ पे आपको ये चीज दे रखा है कि आप जो 5 बॉयज सेलेक्ट कर रहे हो वो क्लास 10 से कर रहे हो, तो आपका टोटल आउटकम जो आएगा वो क्लास 10 से 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो क्लास 10 में कितने बॉयज हैं, आपके 38 बॉयज हैं। 38 में से आपको 5 लोंडो को सिलेक्ट करना है, 5 बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो 38C5, ये आपने 38 में से 5 लड़कों को सिलेक्ट कर लिया, ये आपका टोटल आउटकम है। लेकिन अब क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये पांचों लड़के आपके सेक्शन बी से होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई सेक्शन बी से 5 बच्चे सेलेक्ट कर लो, तो सेक्शन बी में 23 बच्चे हैं, तो 23C5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो। यहाँ पे फिर से बता रहा हूं, आपको कह रहा है कि आपने 5 बॉयज आपके क्लास 10 से सेलेक्ट करने, तो मैं यहाँ पे मैंने 5 बॉयज क्लास 10 से सेलेक्ट किया है। क्या है, 15, 23, 30, 38 बॉयज में से मैं 5 सेलेक्ट कर लिया। ये तो आपका टोटल आउटकम होगा, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि आपने जो 5 लड़के सेलेक्ट किए हैं वो आप सेक्शन बी से किए हो, तो सेक्शन बी से आप सेलेक्ट कर लो, 23 में से 5 सेलेक्ट कर लो। इस तरीके से आपको करना रहता है। आ जाओ नेक्स्ट पे। 5 salesmen A, B, C, D, E of a company are considered for a 3-member trade delegation to represent the company at an international trade conference. What is the probability that A gets selected? मतलब यहाँ पे आप ये समझो कि A, B, C, D, E हैं, 5 लोग हैं। 5 में से आप कितने को सिलेक्ट कर रहे हो, 3 लोग को सिलेक्ट कर रहे हो। तो आपको ये बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें से ए आपका सिलेक्टेड है। मतलब आप समझो कि 5 लोग आपके सामने से खड़े हैं, आप उसमें से 3 को सिलेक्ट किए, तो ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन 3 में से एक आपका ए है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे कि, अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ पे 24 नंबर आ गया है, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है उनको मैंने साथ में कर दिया है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि आपको 5 में से 3 लोग को सिलेक्ट करना है। भाई 5 में से 3 लोग सेलेक्ट करो तो आपका टोटल आउटकम हो गया। तो 5 में से आपने 3 लोग को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या कह रहा है, अगर मैं ए बी सी डी ई की बात करूं, तो अब क्या कह रहा है कि अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि ए तो सिलेक्ट हो ही गया है, तो आपको क्या करना है, आपको ए को सिलेक्ट करना है। अब किसी भी कीमत पे ऊपर जो आप लिखोगे उसमें आपको ए सिलेक्टेड ही रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप ए को सिलेक्ट कर लोगे। मतलब इस, ये जो एक बंदा है इसको आपने उठा लिया, तो 1C1 कर दिया, एक बंदा ये आ गया, और भाई इस बंदे को लोगे और इसमें से 2 लोगे, तभी आपके 3 लोग सिलेक्ट होंगे, और ए तो कंफर्म है सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे और इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको 3 बंदे ले रहे हैं, इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, इस वजह से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने ए को ले लिया। अब इस 4 में से मैं किसी को भी दो, किसी भी 2 को ले लूँ, किसी भी 2 को ले सकता हूँ, क्योंकि भाई ए तुम्हारे पास आई गया, हमारा मेन मतलब क्या था, ए को बुलाना। अब इस 4 में से आप कोई भी ले लो, क्योंकि आपको 3 लोग को तो सिलेक्ट करना है, तो इस 4 में से आप 2 लोग को ले लो, तो 4C2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये आपका 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ जाएगा। जैसे आपका 4 से 4 का आपका 3/5 करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सही से लिख दो, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। बाकी फिर भी डाउट है, वो वीडियो जरूर जाकर देखो, आपको बहुत ही फील हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर आपको देखना है। ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, इसको कर लेते हैं। 19 9 जा 171 प्लस 310, 310 में नीचे लिखूंगा क्योंकि मुझे जोड़ने में आसान रहता है। 310 और 32 32 352 मैंने ऐसे माइंड में कैलकुलेट किया, समझ रहे हो। ठीक है, और इसको जोड़ लो पहले, उसके बाद नीचे का देखेंगे। 7 में 12 1 13 हाथ लगा 1 3 3 6 2 8। नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे 233 इंटू 0.25 इंटू 2, तो मैं पहले तो 233 इंटू 2 करूँगा तो 466 आ जाएगा, और 466 प्लस
466 प्लस 0.5 इंटू 2 मतलब 0.5, तो 466.5 माइनस 50, तो 416.5। इसी का जस्ट डबल कर दूंगा तो आपका ये आ जाएगा, तो आपका 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा था सिंप्लीफिकेशन। आ जाओ नेक्स्ट पे। 40% ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 20% ऑफ ए प्लस बी। तो अब आपको बताना है कि बी इज वॉट परसेंट ऑफ ए। तो थोड़ी बहुत चीज आपको माइंड में भी कैलकुलेट करनी रहती है। जैसे अगर आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा है, ये इक्वल्स टू ये है, तो आपको पता है 20% से आपका 2 चला जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट लिखो 2a माइनस 2b इक्वल्स टू a प्लस बी। ये चीज आपको डायरेक्ट रफ कॉपी पे लिखनी है, जो आपको रफ पेज मिलेगा, पूरी बातें नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है a इक्वल्स टू 3b, और मैंने आपको बताया कि जैसे a के सामने 3 है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, और b के सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो b की वैल्यू 1 है। तो मतलब a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है, तो आपको दिख रहा है कि 33 1/3% है, जो कि आपका ये होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ फादर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days। तो फादर आपका 8 days में कर रहा है, और जो सन है वो 7 दिन में कर रहा है। अगर वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, फादर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बताना है कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका 56 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। और फादर से स्टार्ट किया गया है, तो 7 और 8 ऐसे काम हो रहा है। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि पहली बात तो 2 दिन में आपका 15 काम हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन में 15 काम हो जाएगा। और मुझे कितना 56 काम तक करना है, तो मैं कहां तक जाऊं, मैं इंटू 3 कर देता हूं पहले। तो आपका 6 दिन में 45 काम हो चुका है। अगर मैं बात करूं 7वें दिन की, तो फादर काम करेगा भाई, फादर सन फादर सन फादर सन फादर ही तो आया। तो फादर काम करेगा, तो आपका 7 काम करेगा, यहाँ पे 7 जोड़ दो 52 आ गया। अब अब आपको 4 ही काम करना है भाई, टोटल काम 56 है, आपको 4 ही काम करना है, और इसकी एफिशिएंसी 8 है, मतलब ये आधे दिन में काम निपटा देगा। तो आपका 7.5 दिन में आपका काम निपट जाएगा। तो आपका 7.5 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव। अब इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 8 9 12 गिव्स रिमाइंडर 1। ठीक है, तो आपको बताना है, और ये नंबर 13 से भी फुल्ली डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है भाई, आप इससे डिवाइड करो, चाहे इससे डिवाइड करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। तो भाई मतलब 5 से डिवाइड करने में रिमाइंडर तो 1 आना चाहिए ना, यही तो कह रहा है। तो आप देखो 5 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 1 किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, आपका आंसर आ गया। मतलब आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। समझ में आई मेरी बात? आ जाओ नेक्स्ट में। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 15 एंड एलसीएम इज इतना। अगर एक नंबर दिया तो आपको दूसरा नंबर बताना है। तो आपको एक रिजल्ट पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कह लो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कह लो, एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको सिंपल 2 नंबर का जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 6090, एचसीएफ आपका कितना है 15, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो पहला नंबर आपको पता है, दूसरा नंबर आपको पता है ना, एक्स मान लो। तो आप देखो 15 दूना 30, और 15 नवा 35, और ये आपका कितने बार जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ ना, इसको देखो, इसको ध्यान से, तो ये आपका एक ही बार जाएगा। तो मतलब 10 करके कुछ आएगा, जो कि आपका यहाँ पे आ रहा है। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे कुछ बातें और देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछे कि एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स पूछे, तो मान लो अगर ये 2 प्राइम नंबर आपके जो हैं वो आपके अगर ए और बी हैं, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो ए इंटू बी आएगा। अगर यही 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछ ले, अगर ये 2 प्राइम नंबर आपके ए कॉमा बी हैं, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो आपका 1 आएगा। अच्छा, को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, वो 2 नंबर्स जिनका जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, या 3 नंबर से पूछ लो, तो जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका मतलब ये समझ लो कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो उनका, उसको सिंपली भाषा में ये कह सकते हो कि उसका एचसीएफ 1 होता है। या नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे अगर मैं बात करूं 15 और 16 की, आप बता दो 1 के अलावा क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, कोई नंबर नहीं है। तो ये आपका को प्राइम पेयर हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं 15 और 18 की, तो क्या 1 के अलावा और कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, 3 है, तो ये आपका को प्राइम पेयर नहीं है, ये आपका को प्राइम पेयर है। तो वो 2 नंबर्स लो जिनके बीच का, जैसे 15 और 22 को ले लो, तो आपके कोई, ये आपके क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि भाई 15 और 22 के बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है।
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मैंने क्या बताया, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। A man and a boy working together can finish a task in 24 days if for the last 6 days if the man works alone, मतलब आखिरी के 6 दिन में सिर्फ आदमी काम करता है तो जो टास्क है वो 26 दिन में फिनिश होता है। अभी क्वेश्चन काफी अच्छा और काफी ज्यादा आसान भी है, कैसे सोचना है देखो ध्यान से। पहली बात तो ये समझो कि अगर 24 दिन तक दोनों काम करते हैं, 24 दिन तक अगर दोनों काम करते हैं तो ये काम कंप्लीट हो जाता है अगर 24 दिन तक काम करते हैं। लेकिन अब ये काम 26 दिन में फिनिश हो रहा है, क्यों? क्योंकि आखिरी 6 दिन सिर्फ आदमी ने काम किया, मतलब 26 दिन में फिनिश हो रहा है तो आखिरी 6 दिन इस आदमी ने काम किया, मतलब 20 दिन तक दोनों ने काम किया है। मान लेता हूं यहां पे 20 दिन तक दोनों ने काम किया है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका 20 डेज तक दोनों ने काम किया है। मैं थोड़ा और 20 डेज तक दोनों ने काम किया है। और भाई एफिशिएंसी तो इनकी अभी भी वही है ना जैसा ही है। तो 20 डेज तक दोनों ने काम किया, अब बचा 4-4 दिन का काम बचा था। देखो भाई, पहले तो अगर 24-24 दिन तक दोनों काम करते तो काम फिनिश हो जाता, लेकिन अभी क्या हुआ, इन्होंने 20-20 दिन तक काम किया, अब काम ये बचा है। तो ये जो काम बचा है ना, तो अब क्या हुआ, ये तो छोड़ के चला गया। तो पहले आप ये याद देखो कि भाई ये जो आदमी है, मान लो ऊपर आदमी था, ऊपर ये मैन है और नीचे बॉय है। ठीक है, तो ये आदमी 4 दिन तक तो वैसे ही काम करेगा, लेकिन इसको 2 दिन और काम करना पड़ा है। और ये क्यों करना पड़ा है, क्योंकि ये यहाँ पे छोड़ के चला गया था। तो जो इसको 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, ये इस जो बॉय ये 4 दिन में कर रहा था वही काम इसने अगले 2 दिन में किया, तब जाके आपका 26 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। तो बस आपको ये समझना है कि 20 दिन तक दोनों ने काम किया और ये 4 दिन तक तो ऐसे काम करेगा, लेकिन ये 2 दिन एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इसकी भरपाई कर रहा है। तो ये लड़का 4 दिन में जितना काम करता है उतना ये आदमी 2 दिन में काम करता है। बस ये आपको कंक्लूजन निकाल लेना है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए कहा, अदरवाइज आपको ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट लिखते क्या कि भाई 6 दिन का काम बचा है, 20-20 दिन तक दोनों काम ने किए हैं, तो जो 4 दिन लड़के का काम था वो करने में उस आदमी को 2 दिन एक्स्ट्रा लगा। तो मतलब वो जो बॉय है वो 4 दिन जो काम करता है वो आदमी 2 दिन में कर देता है। तो मैंने आपको क्या बताया, आप काट दो। पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको एफिशिएंसी निकाले तो बी के सामने क्या दिख रहा है, बी के सामने 1 दिख रहा है और मैन के सामने 2 दिख रहा है, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। तो बॉय की एफिशिएंसी 1 है, मैन की एफिशिएंसी 2 है। अब देखो, अब आपको ये देखना है कि भाई ये दोनों मिल के 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे तो टोटल इनकी एफिशिएंसी 3 है, और 24 दिन में काम करते तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है कि वो जो लड़का है, लड़के की एफिशिएंसी 1 है, तो वो अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 72 डेज में करेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। अच्छा, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है कि भाई कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मानो ए बी सी 3 लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में कुछ दिन काम करके छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ के चले जाते हैं। जैसे अभी ए ऊपर हमने क्या देखा, ए काम खत्म होने के 6 दिन पहले छोड़ के चला गया था। भाई 26 दिन तक काम मैन ने किया था नहीं, लेकिन उस लड़के ने तो 6 दिन पहले काम छोड़ के चला गया था ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे टैकल करते हैं बहुत ही ध्यान से समझना। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लेता हूँ ए बी सी 3 लोग हैं। ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं जिनको यहां तक काम करना था वैसे, लेकिन होता क्या है, ए बी सी 3 लोग काम कर रहे हैं जिसमें ए क्या करता है, ए शुरू में कुछ दिन काम करके चला जाता है, मतलब शुरू के 5 दिन काम करके चला जाता है, और बी जो है वो काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और सी आपका पूरे दिन तक काम करता है। तो अब आपसे पूछेगा कि काम कितने दिन में फिनिश होगा, तो कैसे करते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, आपको किसी बंदे से या तो एक भी दिन काम नहीं कराना है या तो आखिरी दिन तक काम कराना है। तो जो शुरू में कुछ दिन काम करके जाते हैं ना, तो उनसे आप बिल्कुल काम मत कराओ, क्योंकि आपको पता है कि वो कितने दिन काम किया है। तो मान लो ये 5 दिन काम करके जाते हो तो आप करो कि भाई इसके 5 दिन का काम हटा दो, इसको एक भी दिन काम मत कराओ। तो मैंने क्या करूंगा, मैं इसका जो 5 दिन का काम है ना, ये जो 5 दिन इसने काम किया है ये मैं इसको माइनस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, मतलब इसके 5 दिन के काम को मैंने माइनस कर दिया, मतलब ये काम कर ही नहीं रहा है। ये ए है अगर, तो ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसके 5 दिन जो इसने किया उसको मैंने हटा दिया। और जो काम खत्म होने के कुछ दिन पहले छोड़ के आता है तो इसको मैं पूरा काम कराऊंगा, इसको मैं आखिरी दिन तक काम कराऊंगा, आखिरी दिन तक। तो जब भाई ये काम तो यहीं तक किया है, तो अगर मैं इसको आखिरी दिन तक काम कराऊंगा तो इतना काम ऐड हो जाएगा ना टोटल। तो यहाँ पे मैं करता हूं ऐड। और अब देखो ये जो बी है, अगर मैं बात करूं ये बी था और ये सी आखिरी दिन तक काम कर रहा है। तो अब काम कौन कौन कर रहा था ये बता दो। भाई ए तो काम करके छोड़ के चला गया,
भाई इससे तो मैंने काम ही नहीं कराया ना, ऐसे काम मैंने बी और सी से आखिरी दिन तक कराया है, तो अब जो काम कर रहे हैं वो बी और सी आखिरी दिन तक कर रहे हैं। तो आप टोटल वर्क अपॉन बी और सी की एफिशिएंसी कर दोगे तो आपको टाइम निकल के आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई शुरू में काम करके छोड़ के जा रहा है तो उसके काम को आपको माइनस कर देना, उसको आपको रखना ही नहीं, उससे एक भी दिन काम नहीं कराना है। तो फिर टोटल में इसको जोड़ोगे भी नहीं, क्योंकि ये एक भी दिन काम नहीं कर रहा है। और जो कुछ दिन पहले छोड़ के जा रहे हैं उनको आपको आखिरी दिन तक काम करा दो, तो जो जो आखिरी दिन तक काम कर रहा है उसको भी आपको टोटल वर्क अपॉन जो आप एफिशिएंसी लिखोगे वो उनका लिखोगे एफिशिएंसी जो आखिरी दिन तक काम कर रहे हैं। और जो काम ही नहीं कर रहे उनका थोड़ी लिखोगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में करते हैं। ए बी, इनका आप एलसीएम ले लोगे 60 आ जाएगा, एफिशिएंसी 6 5 4 आ रही है। ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क टुगेदर, साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन ए ने क्या किया, 3 दिन काम करके छोड़ दिया। तो इसने शुरू के 3 दिन काम किया और छोड़ दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैं इससे एक भी दिन काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कितने दिन काम किया है। तो मैं इसको एक भी दिन काम नहीं कराऊंगा। तो एक भी दिन काम नहीं कराऊंगा तो मैं इसका वर्क माइनस कर दूंगा। तो भाई 3 दिन काम किया, एफिशिएंसी इसकी 6 थी, 18 काम माइनस हो जाएगा। आगे देखो, बी लीव्स द जॉब 3 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। अब ये जो बी है वो जितने दिन काम कंप्लीट होता था उसके 3 दिन पहले छोड़ के जाती है। तो मुझे ये नहीं पता है कि बी कितने दिन काम करती है, मुझे बस ये पता है कि बी इतने दिन पहले छोड़ के चली गई। तो मैं उससे काम आखिरी दिन तक करा लूंगा। जब आखिरी दिन तक काम कराऊंगा तो एक्स्ट्रा काम कराऊंगा, तो वहां पे मैं ऐड करता हूँ। तो 3 दिन पहले छोड़ के जाते तो 3 दिन, एफिशिएंसी 5 है तो 5 3 15। तो ये इतना काम क्या करेगी, एक्स्ट्रा करेगी। अब आखिरी दिन तक काम कौन कौन कर रहा है, बी भी कर रहा है, क्योंकि उससे मैंने 3 दिन जो पहले छोड़ के जा रहे थे उसमें करा लिया। और सी आपका आखिरी दिन तक काम ही कर रहा है। तो आखिरी दिन तक काम 2 लोग कर रहे हैं, बी और सी, और ए ने एक भी दिन काम नहीं किया। तो आप नीचे जो लिखोगे बी और सी की एफिशिएंसी लिखोगे, तो 5 4 9 हो गया। तो आपका ये कितना हो गया, 57/9। तो आपका ये कितना हो गया, 6 सही 1/3। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ मैन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर 10 ईयर 12 ईयर, और आपको रेट दिया है और आपको कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो सेम है। ठीक है, इन ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सेम है, तो आपको प्रिंसिपल का रेशियो बताना है। तो आपको पता है जो इंटरेस्ट होता है वो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो आपको यहाँ पे आर इंटू टी दे रखा है भाई, टी और आर तो दे रखा है। तो आर और टी की वैल्यू दे रखा है, तो आर और टी की वैल्यू क्या है, अगर मैं बात करूं तो 6 10 60, रेशियो ले लेता हूँ 10 इंटू 12 120, और 12 इंटू 15 आपका 180। तो जो आर टी का जो रेशियो है ना वो 1:2:3 है। और आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 100 को भूल जाओ, पी इंटू आर इंटू टी वो सेम आ रहा है। तो पी का आपको रेशियो बताना है, और आपको पता है पी इंटू आर इंटू टी मतलब एस आई का जो है वो सेम आ रहा है। तो इसका सेम एस आई सेम कर दो, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा। तो मतलब एस आई सब का ये मान लो कि 6 आ रहा है, क्योंकि आपको रेशियो देखना है। तो 6 कैसे बनाओगे भाई, पी इंटू आर इंटू टी आपका 6 बनना चाहिए ना। तो आपका ये 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा रेशियो 6:3:2। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझा दो। देखो, आपको आर टी की वैल्यू दिया है, आपने रेशियो निकाल लिया आर टी का। आपको कह रहा है कि एस आई सेम है, तो एस आई को सेम बना लो, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो आपका एस आई 6 6 आ गया। तो अब कह रहा है कि पी इंटू आर इंटू टी की वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो 6 कैसे आएगी भाई, आर टी की वैल्यू ये, तो आपका ये 6 करोगे मल्टीप्लाई, तभी तो आपका 6 आएगा। ये 2 3 6 आएगा, ये आपका 3 दूनी 6 आएगा। तो बस इस तरीके से आपका ये रेशियो आ गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 5 years। इसका मतलब कैसे, मतलब ये कि 3 times हो जा रहा है, मतलब अगर वैल्यू 1 है तो आपका ये 3 हो जा रहा है, या आप कह लो कि वैल्यू अगर 100 है तो आपका 300 हो जा रहा है। तो कितना इंक्रीज हुआ, 200% इंक्रीज हुआ है। 200% इंक्रीज हुआ है कितने साल में, 5 साल में। तो एक साल में कितना इंक्रीज होगा, एक साल में 40% इंक्रीज होगा। तो यही जो एक साल में इंक्रीज होता है वही रेट आ जाता है। अब आपसे क्या कह रहा है कि कितने टाइम में, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 टाइम्स मतलब 100 का 900 हो गया, मतलब 800% इंक्रीज कितने साल में होगा। और आपको पता है हर साल 40% इंक्रीज होता है। तो यहां से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, 20 साल आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 साल आ जाएगा। ठीक है, 20 ईयर्स आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि जो आपका एसआई होता है अगर आज 40% बढ़ाया तो अगले साल भी 40% बढ़ेगा। और वो भी प्रिंसिपल का बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि अमाउंट का नहीं, प्रिंसिपल का बढ़ेगा। मतलब आप ये समझो कि अगर 100 रुपये आज बढ़ रहा है तो कल भी 100 रुपये बढ़ेगा, परसों भी 100 रुपये बढ़ेगा, सॉरी इस साल भी 100 रुपये बढ़ेगा, अगले साल भी 100 रुपये बढ़ेगा, और उसके अगले साल भी 100 रुपये ही बढ़ेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे।
इसी पे बेस्ड आपका सीआई का भी आता है, सीआई का भी समझा दूँ क्या? मैं भी शायद आगे आएगा तब समझा दूंगा, ठीक है। चलो समझा ही देता हूँ, अच्छा चलो समझा ही देता हूँ। जैसे मान लो सीआई में क्या कहा है कि अगर आपका पैसा 4 साल में डबल हो जाता है या 4 साल में 3 टाइम्स हो जाता है, अगर आपका पैसा 4 साल में 4 ईयर्स में 3 टाइम्स हो जाता है, तो आपसे पूछेगा ये कितने साल में 81 टाइम्स हो जाएगा, कितने साल में 81 टाइम्स हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे आपका जो काम करता है वो अमाउंट पे काम करता है। तो आपका पैसा 1 से 3 हो गया है, तो 3 गुना हो जाएगा, तो अगले 4 साल में भी 3 गुना हो जाएगा, लेकिन इसका 3 गुना नहीं होगा, इसका 3 गुना होगा। फिर अगले 4 साल में फिर ये इसका 3 गुना होगा। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे काम करता है ये चीज। तो ये आपका सीआई बेस्ड है। तो आपसे पूछा कि 81 टाइम्स कितने साल में जाएगा, तो आपको पता है कि अगले 4 साल में ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये 9 हो जाएगा। फिर ये अगले 4 साल में इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये 27 हो जाएगा। फिर अगले 4 साल में ये इसका 3 टाइम्स, मतलब 81 हो जाएगा। तो 81 टाइम्स कितने साल में हुआ? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। तो 16 साल में आपका 81 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये होता है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर्स एंड इतना इन 4.5 ईयर्स। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो भाई 3 साल में इतना था, 4.5 साल में इतना हो गया, तो 1.5 साल में कितना इंक्रीज हुआ? तो अगर मैं बात करूँ 1.5 साल में इंक्रीज की, तो 1.5 साल में जो आपका इंक्रीज हुआ है वो आपका 88 इधर, ठीक है, और 68 इधर। तो 140, 156, 156 इंक्रीज हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो एसआई होता है, अगर 1.5 साल में 156 इंक्रीज हुआ तो अगले 1.5 साल में भी 156 इंक्रीज होगा, अगले 1.5 साल में भी 156 इंक्रीज होगा। तो अगर यहाँ पे 3 साल के बाद पैसा इतना हुआ है, ठीक है, अगर 3 साल के बाद पैसा इतना हुआ है, तो यहाँ पे मैं 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, ये 3 साल में, अगर 3 साल में कितना इंक्रीज हुआ होगा, ये 3 साल में कितना इंक्रीज हुआ होगा, 312 इंक्रीज हुआ होगा। तो अगर 3 साल में 312 इंक्रीज हो रहा है, तो भाई ये 3 साल बाद ये वैल्यू है ना, तो ये कहीं ना कहीं शुरू में जो वैल्यू है उसमें 312 ही इंक्रीज हुआ होगा, तब जाके 3 साल बाद इतना हुआ होगा, क्योंकि ऐसा ही है। तो 3 साल पहले कितना होगा, इसमें 312 माइनस कर दोगे तो आपका 1200 हो जाएगा। तो आपका जो प्रिंसिपल आ चुका है वो आपका 1200 आ चुका है, ठीक है। अगर मुझे रेट निकालना है तो मुझे 1 साल पे निकालना है कि 1 साल पे कितना इंक्रीज हो रहा है। तो 1 साल पे जो आपका इंक्रीज हो रहा है वो आपका 104 हो रहा है। तो 104 1200 का कितना परसेंट है, वही आपका रेट है, क्योंकि जो आपका रेट होता है वो 1 साल पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो है। तो 1 साल पे 104, 1200 इंटू 100, तो आपका क्या आ गया है, आपका ये आ चुका है आपका, अच्छा डायरेक्ट कट जाएगा तो 26/3 आ जाएगा। तो आपका 26/3 आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अनीसा परचेज अ टीवी एट 4/5 ऑफ इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस था वो 5 था, लेकिन इसने 4 पे खरीदा था। तो ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया इनिशियल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देन सोल्ड इट एट 4% मोर देन इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस। भाई इतने पे खरीदा है लेकिन बेच रहा है इसके 4% ज्यादा पे। तो भाई 4% की वैल्यू होती है 1/25, तो इसको आप 25 बना लो। 25 बनाने के लिए मतलब आप मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से, ठीक है। अब इसका आप 4% इंक्रीज बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये आपका जो एसपी फाइनल है वो आपका 26 है। भाई इसका 4% ही तो है, 4% मोर ही तो है, तो वो आपका 26 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसको प्रॉफिट कितने का हुआ। भाई खरीदा इतने में, बेचा इतने में, इंटू 5 कर दो, तो आपका 5% का प्रॉफिट हो गया। एक सेकंड जो, सॉरी 25-30% का प्रॉफिट हो गया। भाई इंटू आप 5 कर दो ना, ये 100 आया है आपका, ये आपका 130 हो जाएगा। तो आप 100 की चीज 130 में बेच रहे हो तो आपको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो आपका 30% प्रॉफिट आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, इसको सॉल्व करो। तो भाई ये जो है ना, ये आपका सिंपल, आप इसको 1071 लिख सकते हो, 1071। तो 10 कॉट आपका चला गया, आपका ये बचा, तो आपका कॉस स्क्वायर 21 बचा, प्लस आपका 1071 से 1071 चला गया, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका कॉस स्क्वायर 69 आ गया। कॉस स्क्वायर 69 को आप साइन स्क्वायर 21 लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो साइन थीटा होता है वो आपका कॉस 90 माइनस थीटा होता है, जो आपका कॉस थीटा होता है वो आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर cos 69 था तो cos 69 क्या होता है, साइन 90 माइनस 69, तो साइन 90 माइनस 69 साइन 21, तो आपका ये हो गया।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1 होता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ से कुछ फॉर्मूला भी रिकॉल कर लेते हैं। जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये तो ईजी है। अब ध्यान देना कि कॉस ए प्लस बी में आपका यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस रहता है। तो कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है। टेन ए प्लस बी में क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा और उसके नीचे माइनस रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा और उसके नीचे प्लस रहेगा। तो टेन ए प्लस बी में क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन बी। और टेन ए माइनस बी में क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो आपको ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, आ जाओ अब थोड़ा सा हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि एक ट्रेंगल है और राइट एंगल जो है वो सी है, मतलब ए और बी आपके, ए और बी का सम आपका 45 होगा और ए और बी बराबर बराबर में, ए और बी आपका 45 45 है। ये आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ए और बी आपके जो हैं वो 45 डिग्रीज हैं, क्योंकि बराबर है और आपका सी 90 है। आपको वैल्यू बतानी है इसकी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 45 वैल्यू डाल सकते हो, 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 1/√2, तो आपका हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है आपको पता है, अभी आपने ऊपर देखा कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये कॉस ए माइनस बी का है फॉर्मूला। तो ये अगर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो ए माइनस बी कितना हो गया भाई, ए माइनस दोनों बराबर है तो ए माइनस बी जीरो, मतलब ये कॉस जीरो हो गया। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये कॉस जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपका यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके में से कोई भी तरीका कर लो, दोनों ही आसान है। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 से 52, मतलब आपको 1 3 5 से लेके 51 तक बताना है इसका सम। अच्छा, अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं तो आपको ये पता होगा कि भाई यहाँ पे जो 0 से 52 तक अगर मैं ऑड नंबर पूछूं तो ऑड नंबर्स आपके क्या निकल के आएंगे, वो 26 निकल के आएंगे। टोटल नंबर आपके 26 हैं। तो हमें एक रिजल्ट पता होगा, n/2 सम ऑफ नंबर्स n/2 a प्लस एल। यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि 26 है, 26/2। और a प्लस एल जो है, a पहला टर्म होता है जो कि 1 है और l आपका आखिरी टर्म होता है जो कि 51 है। तो दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो 52 हो जाएगा। तो ये आपका 26 इंटू 26 ही हो गया, और 26 इंटू 26 आपका क्या होता है, आपका 676 होता है। और ये आपका क्या होता है, ये आपका 24 का स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया 27 का स्क्वायर हो गया, और ये आपका हो गया 25 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया 26 का स्क्वायर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ चीजें रिकॉल भी कर लेंगे। अगर कोई एपी सीरीज है, एपी सीरीज है अगर, जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, पहला टर्म ए है, आखिरी टर्म एल है। ठीक है, ये सब लिखता नहीं, कॉमन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो nth टर्म होता है वो आपका क्या होता है, a प्लस n-1 डी होता है। डी आपका कॉमन डिफरेंस, ए आपका पहला नंबर और m टोटल नंबर ऑफ, नहीं n मतलब जो nth टर्म है वो n। तो आपका ये n टर्म हो गया। अगर मैं बात करूँ सम की, तो सम का दो फार्मूला होता है। एक होता है n/2 a प्लस एल, जो भी हमने ऊपर यूज किया। दूसरा n/2, ये भी ऊपर वाले से ही डिराइव होता है, 2a प्लस n-1d। अब ये डिपेंड करता है कि हमें आखिरी वैल्यू दी है कि नहीं। अगर आखिरी वैल्यू दी है तो ये वाला लगा दो, अगर नहीं दिया तो फिर आपको ये वाला लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जीपी सीरीज की, तो इसका जो nth टर्म होता है वो ar⁻n-1 होता है। पे r कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो, आपका कॉमन रेशियो निकल के आ जाएगा। अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स की पूछूं तो इसके केसेस बनते हैं। पहली बात तो सम ऑफ n टर्म्स है, मतलब फाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, तो अगर फाइनाइट है तो जो आपका आर आ रहा है, जो कॉमन रेशियो आ रहा है, वो एक से ज्यादा रहा है कम आ रहा है, ये डिपेंड करता है। वैसे आप फॉर्मूला दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि जो वैल्यू माइनस में आएगी वो ऊपर नीचे दोनों में माइनस में आएगी तो चली जाती है। लेकिन फिर भी लिखने के लिए बता देता हूँ, ए आर की वैल्यू कम है एक से, तो मतलब आप 1 में से माइनस करोगे। ठीक है, तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कैसे याद करोगे, बहुत ही आसान है। पहली बात तो यहाँ पे 1 माइनस आर है, यहाँ पे 1 माइनस आर है। और 1 माइनस आर क्यों किया, क्योंकि आर छोटा है ना भाई, तो आर को बाद में रखना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मतलब r-1 करना है उस केस में। तो a आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी r-1 है, यहाँ पे भी r-1 है। और r-1 क्यों किया, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है इस वजह से। तो मैंने आपको ये रिकॉल करने के लिए बताया है तरीका। अच्छा, अगर इनफाइनाइट टर्म्स है और r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में जो आपका सम आएगा वो आपका इनफाइनाइट आएगा। ठीक है,
क्योंकि भाई आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फिर तो इनफाइनाइट चला गया। लेकिन अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है फिर इसका आंसर आ जाएगा a/1 माइनस आर। क्यों? अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो आर की पावर n होगी ना वो आपकी जीरो आ जाएगी, 10 to 0 आ जाएगी। तो अगर ये जीरो आ चुका है तो भाई a/1 माइनस आर ही तो बचा, तो यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो इस चीज को। तो आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। साथ में एक रिजल्ट और है इंपॉर्टेंट इस पे बेस्ड, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो अगर दो नंबर है ए और बी तो इनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो a प्लस बी बाई टू आएगा। अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करूँ तो आपका रूट ए बी आएगा। अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करूँ, दो नंबर अगर ए और बी हैं तो 2/1 प्लस a/1 प्लस बी आएगा। तो ये रिजल्ट भी आपको पता होने चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ ट्रेन स्टार्ट्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और अगर उसकी स्पीड हर घंटे 20 किलोमीटर से बढ़ जाती है तो आपको बताना है कि कितना समय लगेगा 470 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो इसको अगर आप उससे करना चाहते हो एपी से तो आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो एन की वैल्यू निकालना चाह रहे हो कि हर साल में आप निकालना है, हर घंटे में, सॉरी हर घंटे में निकालना है। तो अगर आप एन की वैल्यू मानोगे ना, अगर आप 20 इंक्रीज करोगे ना हर उसमें तो एन की वैल्यू आपकी पॉइंट में आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 4.5 है, ये 5.5 है, ये 6.5 है। तो वहां पे आपको दिक्कत करेगा। अगर आप इसको हाफ करोगे तो भी दिक्कत करेगा। तो बेटर क्या है, इसको मैनुअली कर लो। मैनुअली सबसे परफेक्ट आसान है क्योंकि आपको ज्यादा लंबा जाना नहीं है भाई, हर घंटे में आपको 5 से 6 तक ही तो जाना है। तो आप देखो मैनुअली कैसे करता हूँ, बहुत ही आराम से। भाई अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो पहले घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा, अब इसकी स्पीड 60 हो चुकी है अगले अगले घंटे के लिए। तो 2 घंटे में इसने कितना ट्रेवल किया होगा? 60, क्योंकि भाई इसकी स्पीड 20 से बढ़ चुकी है। 3 घंटे में 80, तीसरे घंटे में 80 किया होगा। पहले घंटे में इतना किया है, दूसरे घंटे में इतना किया है, तीसरे घंटे में इतना किया है, चौथे घंटे में इसने कितना किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 मिनिमम, तो 4 तक तो आपको जाना ही है। तो चौथे में इतना किया है। अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 280 किलोमीटर ट्रेवल हो चुका है। फिर पांचवें घंटे में 120 और करेगा तो आपका कितना हो चुका है? आपका 400 हो चुका है। अब ये आपका 400 हो चुका है और आपको 470 करना है। तो आप अगले घंटे पूरा नहीं जा सकते क्योंकि अगले घंटे आपका क्या 140 करता है। तो 140 का मतलब एक घंटे में 140 मतलब आधे घंटे में 70 किया होगा और हमें 70 ही करना है क्योंकि 400 हो चुका है। तो 470 करने के लिए आपको 5.5 आवर्स लगेंगे। तो अब देखिए कितना जल्दी हो गया। तो इसको आपको ऐसे ही करना था, वो ज़्यादा ईजी है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ऐसा नहीं कि तुरंत फॉर्मूला लगा के पेन उठा दिया करो, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा दिमाग एक ओपन माइंड से सोचा करो तो आपका जल्दी हो जाएगा चीजें। ठीक है। एन आर्टिकल पासिंग थ्रू टू हैंड्स वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 38% ऑन इट ओरिजिनल प्राइस एंड इफ द फर्स्ट पर्सन सोल्ड इट एट 15%। तो आपको बताना है दूसरा कितने पे सेल किया होगा। मतलब आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट बताया है और पहला प्रॉफिट इतने का, तो दूसरा प्रॉफिट कितने का होगा कि जो नेट प्रॉफिट होगा वो 38 होगा। तो हमने सक्सेसिव सीखा था कि एक्स प्लस अगर 2% है, एक्स और वाई, एक्स परसेंट इंक्रीज वाई परसेंट इंक्रीज है और आपको नेट निकालना है तो आपको पता है नेट 38 है। तो एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100 जो होता है वो आपका 38 आएगा, जहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको दिया है 15 और आपको वाई की वैल्यू बताना है। तो एक तरीका तो ये है। बाकी आप ना इसको वैसे भी कर सकते हो, जैसे सोच के भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे थोड़ा सा, तो 15 से आपको 38 तक जाना है तो कितना जोड़ो कि आप 38 के आसपास पहुंचो। तो 15 और 20 कर दूंगा तो आसपास पहुंच जाऊंगा, 35 हो जाएगा। साथ में 15 × 20 होता है वो आपका कितना होता है? देखो पहले बात तो 15 × 30। अगर मैं ऑप्शन से देखूँ ना, और ऑप्शन से क्यों देख रहा हूँ, इसको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों मिला के ना इसके पास पहुंच रहे हैं, इस वजह से ले रहा हूँ और कोई रीजन नहीं है। तो 20 + 15 35 और 35 और 15 × 2 300/100 3। तो 35 + 3 38 आपका आंसर आ चुका है। तो आपका ये आंसर आ चुका है। अदरवाइज आप यहाँ पे डाल के भी देख सकते हो, आपका आंसर 38 ही आ जाएगा। चलो डाल के मैं दिखा देता हूँ। भाई एक्स की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे 15y/100 = 38 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 15 चला जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पे 23 आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ चुका है? 100 115। तो आपका ये क्या आ चुका है? आपका ये आ चुका है 5 और ये आपका आ चुका है वाई की वैल्यू 20। तो वही चीज है, आप ऐसे करो चाहे आप ऑप्शन से कर दो। सॉरी। अब यहाँ पे है ना थोड़ा सा हम कुछ चीजें और समझेंगे कि अगर सक्सेसिव इंक्रीज होता है एक्स परसेंट और वाई परसेंट का, तो आपको अगर नेट निकालो तो कैसे निकालोगे? नेट आप निकालोगे x + y + xy/100। ठीक है,
अच्छा, निगेटिव में भी ना सेम यही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे डिक्रीज है तो डिक्रीज के लिए यहाँ पे माइनस लगा दोगे, यहाँ पे माइनस लगा दोगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो आपका निकल के आएगा वो माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स वाई अपॉन 100। अगर इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड वर्जन लिखूँ माइनस कॉमन लिख के, तो माइनस कॉमन ले लूँ तो आपका ये बनेगा, ये एक्स वाई लिखा है, ठीक है, एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो आप देख रहे हो माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस ये डिनोट करता है, तो जो आपको नेट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, ये आपका माइनस डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं सिंपल डिक्रीज निकालूं कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, लाइक ये साइन नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि इतना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और डिक्रीज का मतलब ये माइनस, तो आपसे परसेंटेज पूछा कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, तो आप सिर्फ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 निकालोगे। अच्छा, एक चीज और, अगर पहले इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है तो कैसे करेंगे, तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, बस इंक्रीज हुआ तो प्लस एक्स रहेगा और डिक्रीज हुआ तो माइनस वाई रहेगा। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, एक्स इंक्रीज हुआ है, माइनस वाई डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पे आपका प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, तो एक्स तो पॉजिटिव वाई निगेटिव है, तो आपका ऐसे आ जाएगा। तो ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला आपका यही लगता है हर जगह। इन अ पैरेललोग्राम द एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस। पहली बात तो अगर मैं बात करूँ पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, हाइट ही आपका एल्टीट्यूड होता है। तो क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड ट्वाइस है, तो अगर मैंने बेस को एक्स मान लिया तो एल्टीट्यूड को मैंने 2x मान लिया, और इसका जो एरिया है वो आपको 288 दे रखा है, मतलब 2 से काट दो 144, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है 12। तो 2x की वैल्यू आपसे पूछा है, ये ध्यान देना कि वैल्यू किसकी पूछा है, 2x की पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका एल्टीट्यूड का वैल्यू पूछा है जो कि 2x है, तो आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक है, मैं बता दूँ मैं, अगर तो यहाँ पे कम से कम अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो 20% बच्चे तो इसमें सिली मिस्टेक मारेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है कि वैल्यू किस चीज का पूछा है, ये भी इसलिए मिस्टेक होता है। आ जाओ नेक्स्ट पे। विकास स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी, मतलब अगर इसका 100 इनकम है तो 80% वो खर्च करता है, 20% बचाता है। अगर उसकी सैलरी 25% से इंक्रीज हो जाए, मतलब सैलरी मतलब इनकम, ये एक्सपेंडिचर है और ये आपका सेविंग है। अगर सैलरी इंक्रीज हो, मतलब इनकम इंक्रीज हो जाए 25% से 125 हो जाएगा, और जो एक्सपेंडिचर है वो 15% से इंक्रीज हो रहा है, तो 15 अट्ठे 120 होता है, मतलब 12, मतलब 92, तो आपका इंक्रीज हो गया, ये 92 हो चुका है। अगर मुझे सेविंग्स निकालना है, तो भाई अगर इतना है, इतना खर्चा है, तो 25 8 आपका 33, तो 33 आपका क्या आ चुका है, ये सेविंग्स आ चुका है। तो आपसे पूछ रहा है कि सेविंग्स में कितना इंक्रीज हुआ है, तो इसको मैं 100 में कन्वर्ट करें तो इंटू 5, और इसको भी इंटू 5 कर दूंगा, तो आपका ये 165 आ जाएगा। तो आपका 65% इंक्रीज हुआ है सेविंग्स, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इत्मीनान से करो, बहुत ही आराम से आपका होगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, बिल्कुल सही बात लिखा है। अगर मैं बात करूँ एक ट्रायंगल की, तो अगर मैं यहाँ से मीडियन ड्रॉप करूँ तो बेसिकली सामने वाली साइड को हाफ पार्टीशन में डिवाइड कर देगा, तो ये आपका मीडियन होगा, वही बात लिखा है, तो आपका ये बिल्कुल सही बात लिखी है। त्रिभुज में केंद्रक मध्यिका को, अच्छा सेंट्रॉइड का होता है, यहाँ पे सेंट्रॉइड की बात हो रही है, मध्यिका आपका, या जो केंद्रक होता है वो आपका सेंट्रॉइड होता है, मध्यिका आपका मीडियन होता है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, जैसे यहाँ से भी मैं मीडियन ड्रॉप कर दूं भाई, भाई मीडियन यहाँ से भी ड्रॉप कर सकता हूँ ना, यहाँ से भी मैं मीडियन ड्रॉप कर सकता हूँ इस पे, ठीक है। तो ये आपकी जिस पॉइंट पे मिलती है ना, ये आपका सेंट्रॉइड है। तो ये जो सेंट्रॉइड है ये आपका 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये 2 होगा, ये 1 होगा। अच्छा एक बात ध्यान देना, जो वर्टेक्स से आता है ना, ये वर्टेक्स से आ रहा है और ये बेस पे जा रहा है, तो जो वर्टेक्स से आता है ये वाला पोर्शन 2 होता है, और ये जो लाइन पे आ रहा है ये वाला पोर्शन 1 होता है, ये बात ध्यान देना। 2:1 का मतलब ये है, तो 2:1 में बिल्कुल सही बात है, तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू हो गए हैं, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ी बहुत चीजें रिलेट करेंगे। ये आपका सेंट्रोइड है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आपका ये हो गया, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ ए मीडियम, पहली बात तो आप ये समझो कि जो ये होता है ये आपका 2:1 में डिवाइड करता है। दूसरी बात, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, तो लेंथ निकालने के लिए, मतलब इसकी लेंथ की बात करूं मीडियन की, तो अगर आपको मान लो दिया है ये साइड आपकी बी है, ये साइड आपकी सी है, और ये साइड ए है, तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं, इसकी, समझ रहे हो, इस मीडियन की लेंथ निकालूं, इस रेड वाले पोर्शन की लेंथ निकालूं, इस रेड वाले पोर्शन की लेंथ निकालूं, मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन है ये, तो आपका क्या होगा, ये हाफ रूट, देखो ध्यान से देखना, हाफ रूट
2b² प्लस 2c², ठीक है, 2b² प्लस 2c² माइनस a², ठीक है। कैसे रिलेट करोगे फिर से बता रहा हूं। अब देखो आप यहां पे ये निकाल रहे हो, ये तो हाफ रूट इसके बगल वाली जो साइड से 2b² प्लस 2c² माइनस में ये वाली साइड -a², तो ये इसका लेंथ ऑफ मीडियन होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:4, 9:11 में दो नंबर्स हैं। इसमें से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों में से, तो आपको जो रेशियो बन रहा है वो 7:9 आ रहा है। तो दोनों में से आपने 4 मतलब बराबर चीजें सब्सट्रैक्ट की हैं। अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे दोनों में दो ही बराबर ही सब्सट्रैक्ट हुआ है, बराबर ही। तो जब बराबर ही हुआ है और आपको यहाँ पे वैल्यू भी 2 की वैल्यू 4 दे रखे, क्योंकि आप 4 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब 1 की वैल्यू 2 आ चुकी है। आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ दीज टू नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबर के सम क्या है। तो इन दोनों का नंबर क्या है, सम क्या है, इन दोनों का सम क्या हो गया, 20 हो गया। और एक की वैल्यू 2 है, यहाँ पे दिखा है ना, एक की वैल्यू 2 है, तो इंटू 2 कर दो, आपका 40 करेक्ट आंसर आ चुका है। अच्छा, ये चीज आप तभी कर पा रहे हो जब यहाँ पे आपको डिफरेंस दोनों का सेम, अदरवाइज आपको डिफरेंस सेम बनाना पड़ता, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी नहीं होता, वो भी ईजी है, आएगा करेंगे। लेकिन आपको ये समझो कि यहाँ पे आपका ये डायरेक्ट दिया था तो आप डायरेक्ट कर लिए। अदरवाइज मान लो अगर ये आपका इन दोनों का डिफरेंस 2 नहीं होता ना, तो आप ऐसे कर सकते थे, आप 9x मान लेते, इसको 11x मान लेते, और इसमें से आप घटा दो, 4 घटाया ना, 4 घटा दो, तो आपका ये क्या आ चुका है, 7/9 आ चुका है, ठीक है। 7/9 इसको आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये इस केस में बता रहा हूँ, जब आपके यहाँ पे दोनों में 2 डिफरेंस नहीं आ रहा, तब आपको ये करना है। लेकिन यहाँ पे इजी आ गया, क्योंकि 2 डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस सेम है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी सेम दे रखा है, इस वजह से आपका जल्दी हो गया है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो इसका मतलब नहीं पता। आपको मतलब पता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे दे रखा है आगे, ये बेसिकली फंक्शन है, ठीक है। तो ए, ये बी का मतलब क्या है कि a माइनस बी प्लस a/√ab प्लस a/b का रूट, मतलब अगर मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि ये a है, ये आपका b है, तो जहां जहां a लिखा है वहां वहां आप ये डाल दो, जहां जहां b लिखा है वहां वहां आप ये डाल दो। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब निकालना है, मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका 0.9 आएगा, यहाँ पे आपका 0.1 आएगा, तो 0.9 माइनस 0.1 0.8 हो गया, 8/10 लिख दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रखा है इस वजह से। प्लस 1/√ab, तो 1/√ab करोगे तो 1/√0.9 इंटू 0.1 0.09, जो कि 0.3 का स्क्वायर होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, 1/0.3 आ जाएगा। तो आप इसको 10/3 लिख सकते हो। अब तीसरा देखो, a/b रूट a/b, तो a/b आपका 9 आ जाएगा, और 9 का आपका 3 आ जाएगा, तो ये आपका 3 आ चुका है। अब आपको नीचे बराबर बनाना है, तो आप इसको इंटू 3 कर दोगे, इसको आप इंटू 10 कर दोगे, और इसको आप इंटू 30 कर दोगे, तो नीचे तो आपका 30 आ जाएगा, ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 100, 190 और 24 214, तो आपका ऊपर क्या आ गया, ऊपर आपका 214 आ चुका है, ठीक है। समझ में आया। तो ये फंक्शन से डरना नहीं है आपको, ये फंक्शन वंक्शन कुछ नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पे। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट, इन तीनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर तीनों का एक केस में आ रहा है। तो ये लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, देखो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, और आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है, और इसका आपको HCF निकालना है, HCF। लेकिन आप HCF निकालने नहीं बैठ जाओगे कि ये करके इतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना है। सबसे पहले आपको वो 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ तो इनका डिफरेंस सबसे कम आएगा, तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 9, 6, 9 और 6, और यहाँ पे 6, 4 और 1 इतना आ रहा है। तो आप देखोगे ऑप्शन में आपको ये दिख जा रहा है, ठीक है। तो या तो इसका आंसर ये होगा, या तो इसका कोई फैक्टर होगा, क्योंकि भाई HCF लोगे तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इसका भी तो फैक्टर होना चाहिए, तो इसके फैक्टर तो और कोई नहीं दिख रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा एक चीज और, इस पे बेस्ड ऐसा क्वेश्चन वैसे आ गया, लेकिन इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आता है, आपसे कहेगा कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपका x है, और जो रिमाइंडर है वो आपका y है। आपको बताना है 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी, आपसे ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आपको ये पता चल गया कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो ये है, तो लार्जेस्ट नंबर पता चल गया, तो लार्जेस्ट नंबर को आप किसी भी से, किसी जो भी आपको आसान पड़े उससे डिवाइड कर दो। तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो आपका कुछ रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर की वैल्यू आपकी क्या होगी, y, बस डाल दो, आपका आंसर आ गया।
समझ में आई बात। लार्जेस्ट नंबर निकल चुका है, लार्जेस्ट नंबर को आप चलो 22 70 से डिवाइड कर दिए, आपका आ गया रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर जो है वही तो वाई है, तो वाई की वैल्यू आपको पता है, आपको एक्स की वैल्यू पता है, यहाँ पे डाल दो, आपका आंसर आ गया। तो इस पे बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है वो काफी फेमस है। आ जाओ नेक्स्ट पे। After adding 7 to a number, the sum is multiplied by 5 and the product so obtained is divided by 9. From the quotient so obtained 3 is subtracted to get 12. तो आपको नंबर बताना है। तो आपने मान लिया कि नंबर आपका n है, n में आपने 7 ऐड किया, इसके बाद जो सम आया उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो आया उसको आपने 9 से डिवाइड कर दिया। अब जो आपका क्वेश्चन आया है वाला, इसको डिवाइड करने पे क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया, तब जाके आपको 12 मिला। तो आप 3 को उधर भेज दो, 15 हो गया। तो आपका 5 से चला गया 3 बार, तो 9 तिरिक 27, 27 में से 7 चला गया, आपका n की वैल्यू क्या आ चुकी है, 20 आ चुकी है। तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर आ गया। जो बातें लिखी हैं वही आपको उतार देनी है बस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहां से भी कुछ बातें आप समझना। एंगल ए बी सी जो है वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ए बी सी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बी जो होता है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब इन दोनों का आप एवरेज ले लो या इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, वो आपका बी होगा। साथ में बी को निकालने को आपको ये भी समझना है कि ये इन पूरे का भी एवरेज होगा फिर बी, ठीक है। इस पूरे का भी एवरेज होगा। तो अगर इस पूरे का एवरेज लूं तो भाई इन तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि भाई ट्रायंगल का एंगल है। तो 180/3 60, तो आपका बी हमेशा 60 ही होगा। और ये 60 प्लस समथिंग होगा और ये 60 माइनस उतना ही समथिंग होगा, ठीक है। ये बात समझ में आए? तो आपका बी 100% आपको पता है कि बी जो आपका आ रहा है ना वो आपका 60 डिग्री आ चुका है, ये आपको 100% पता है। अब क्या करें कि एम इज अ मिड पॉइंट ऑन बीसी, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, एम इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए एम जो है आपका परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है और आपको एंगल बी पता है, ये आपका एंगल 60 है, ठीक है। आपको बताना है बी एम अपॉन ए बी। ये तो बहुत आसान हो गया यार। ये राइट एंगल ट्रेंगल देखो, और मैंने आपको बताया है कि अगर हाइपोटेनुस ले लो और हाइपोटेनुस का अगर ये 60 लगा हुआ है तो इनका जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। मतलब ये जो भी साइड होगा आप इंटू 2 कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो जो रेशियो 1:2 है और आपको वही बताना है कि बी एम अपॉन ए बी बताना है, तो 1:2। ये तो आपका बहुत ही आसानी से तुरंत हो जा रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आपको ये बताना है, तो ये तो आपको सिंपल सा पता है कि भाई इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, वहां से कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देना। अच्छा ये आंसर कुछ गलत है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे अभी। तो आप मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं तो आपको एक बात तो पता है कि नीचे तो 1 ही आना है भाई, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 आना है। तो आपको नीचे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ऊपर वाली चीजें लिखनी है कि 5 + 2√3 इंटू 2 + √3, बस आपको इतना लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अब अगर मैं देखूँ तो 5 दूनी 10, यहाँ से एक कांस्टेंट मतलब रूट बिना रूट वाला टर्म आ रहा है, तो 5 दूनी 10, और साथ में ये वाला जो टर्म होगा यहाँ से भी आपका रूट नहीं आएगा। तो 5 दूनी 10 और 2√3 इंटू 3√3, 2×3=6, तो आपका 16 आ जाएगा। अब रूट वाले टर्म कहाँ से आएंगे, रूट वाले टर्म आपके आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 4√3 बन जाएगा, साथ में इसको इससे कर दो तो आपका 5√3। तो 4 और 5 9, तो 9√3 आ चुका है। अच्छा 16 और 9 ये एक्स और वाई की वैल्यू है, ठीक है। 16 और 9 यहाँ पे अगर एक्स कॉमा वाई पूछा हो देन एक्स कॉमा वाई की वैल्यू बता दो, ये पूछा होगा। तो आपका क्या होगा, 16 9 आपका ये वाला करेक्ट आंसर आ चुका है। लेकिन अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछा है तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 25 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ए पिलर इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, एक पिलर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो 1/4 है और जो सेकेंड पार्ट है वो 4/8 ऑफ द फर्स्ट है। ये बेसिकली हाफ लिखा हुआ है, हाफ। तो जो सेकेंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट का हाफ है। तो भाई 1/4 का अगर आप हाफ की बात करो तो सेकेंड पार्ट आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये 1/8 निकल के आ जाएगा। अच्छा मैं डिनोमिनेटर इक्वल रखूंगा, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं 1/4 है तो उसको मैं 2/8 लिख दूंगा। ये मैंने इसलिए किया कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो 2/8 है, जो सेकेंड पार्ट है 1/8 है, जो तीसरा पार्ट होगा वो आपका बचा हुआ जो पार्ट है, क्योंकि 3 पार्ट में तो डिवाइड किया है, तो 5/8 हो जाएगा। तो जो थर्ड पार्ट है, जो आपका थर्ड पार्ट है वो आपका 5/8 है, जिसकी वैल्यू 10 है। तो आपका 2 हो गया, और 8 की जो आपकी जो पोल है उसकी लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, क्योंकि आपने 1 माना है ना, 1। जो टोटल लेंथ है वो तो 1 है ना भाई, 1/8 2/8 5/8 ये तीनों की वैल्यू तो 1 है, तो 1 ही तो हुआ। तो आपने 1 की वैल्यू निकाल दी 16, तो 16 इस पोल की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे।
द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन इट डिनोमिनेटर बाई 2। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से किया करो, हमेशा। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 2 कम है, इसमें 2 कम है, इसमें 4 कम है, इसमें 2 कम है, इसमें 4 कम है। तो आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन फंसे, एक ये और एक ये। अब आगे देखो, अगर मैं 2 सब्सट्रैक्ट कर दूं न्यूमरेटर से, तो आप नीचे वाले से तो कर ही नहीं पा रहे हो। एक बार ऊपर वाला देखो, फिर नीचे वाला मत देखो। अभी 2 सब्सट्रैक्ट किया न्यूमरेटर से तो आपका 3 बन जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आपने 2 ऐड कर दिया तो आपका 9 बन जाएगा। तो इसकी जो आपकी वैल्यू आ रही है 1/3 आ रही है, यहाँ पे भी 1/3 दे रखा है, मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपको टिक कर देना और आपको आगे बढ़ जाना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। इसको सॉल्व करने बैठोगे आपका समय लगेगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी। ऑप्शन देखो, आंसर निकालो, आगे बढ़ो। और इसको करने का बेस्ट तरीका यही है कि ऑप्शन से करो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, आपको ये बताना है। अगर आप बिना पेन उठाए सोचो तो आपको समझ ही नहीं आएगा, मतलब आप सोचने ही नहीं पाओगे कि क्या करूं, समझ ऐसे सोचते रह जाओगे। तो जब आपको समझ ना आया करो, आप थोड़ा सा पेन उठाया करो। तो मैं इसको सबसे पहले ये दिया तो इसको सॉल्व करूंगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको एक साथ लिख लूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। और मुझे इसका फॉर्मूला पता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला आता है। अगर इसकी वैल्यू 0 दे रखी है तो भाई इसकी वैल्यू भी तो 0 ही आ जाएगी, तो 0 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ अब डीआई के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा एक चीज और, डीआई के क्वेश्चन देखते ही स्किप मत मारा करो। हालांकि डीआई के क्वेश्चन स्किप करने लायक भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है कि पूछा क्या आपको। और एक चीज और, डीआई के क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन इसका ज्यादा मतलब होता नहीं है। एक बार लेकिन फिर भी देख लिया करो कि कोई डेटा दिया है कोई डेटा नहीं दिया है, तो मतलब नहीं है। एक बार नजर बस ऐसे देख लिया करो, पढ़ा मत करो, देखा करो। मोस्टली टाइम आप सिर्फ ये पढ़ा करो, बस सिर्फ ये पढ़ा करो। उसके बाद आपको समझ डिसाइड करना है कि आपको ये पढ़ना है कि नहीं। तो डीआई का क्वेश्चन दिखे, स्किप नहीं करना है। स्किप तब करोगे जब आपको पता है कि कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। वो कैसे समझ में आएगा, वो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा, आपको बस इतना पढ़ना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज सेल्स फ्रॉम ऑल द शॉप्स इन ईयर 2018। तो मतलब आपको 2018 की सारी सेल्स को ऐड करके उसका एवरेज 5 से डिवाइड करना है। तो ये काम बहुत ही आसान है, इसको आप तुरंत कर सकते हो। तो 90, 85, 175, 80, 255, 255, 70, 325, 325, 5, 330, 400, और 400 बटे आप कर दोगे 5, तो आपका 80 एवरेज आ जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। अब बताओ, इसमें समय नहीं लगाना, लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, डीआई का क्वेश्चन देख के वो छोड़ देते हैं। डीआई का क्वेश्चन देखते ही नहीं, छोड़ना है लेकिन तब छोड़ना है जब आपको पता चल जाए कि कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। और वो एक क्वेश्चन पढ़ते पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन ज्यादा है कि कम है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन विच ईयर डिफरेंस इन प्रोडक्शन मैक्सिमम बिटवीन कंपनी सी और बी। तो परसेंटेज में बात करें तो आप नॉर्मल भी निकाल दोगे गैप, तो उससे भी जिसका गैप ज्यादा उसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको सी और बी में क्या बताना है कि डिफरेंस ज्यादा है किसमें। तो सी और बी की बात करूं तो सी आपका क्या है, सी आपका ये बना हुआ है रोम्बस जैसा, ऐसा बना हुआ है। और जो आपका बी है वो ऐसे स्क्वायर जैसा बना हुआ है। तो जो मेरी नजर जाएगी ना, वो मेरी इस रोम्बस पे जाएगी और मेरी इस स्क्वायर पे जाएगी, और मैं देखूंगा गैप किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ऐसे रफली देखूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका है ये रोम्बस, और आपको देखना था ये स्क्वायर, तो यहाँ पे गैप ज्यादा लग रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गैप है वो देखो कितना कम है। भाई इसके कंपेयर में तो कम है ना, इसमें तो बिल्कुल पास पास है, इसमें भी पास पास है। अगर मैं बात करूँ इसमें, इसमें दूर है और इसमें आपका पास है, तो मतलब इसमें और इसमें कंफ्यूजन है। तो अब देख लो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो कोई 30 से जा रहा है, 30 ये भी है, ये 30 से 50 जा रहा है, ये 50 से ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियस है भाई 30 से ये ज्यादा हुआ ना, तो ईयर 5 आपका हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप फर्स्ट गो में कर सकते थे क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी ही नहीं। आ जाओ नेक्स्ट पे। डीआई का क्वेश्चन आया, डीआई के क्वेश्चन में हम हमेशा हमेशा क्या देखते हैं, हमेशा हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है, उससे डिसाइड करेंगे कैलकुलेटिव है कि नहीं। अगर कैलकुलेटिव तो छोड़ देंगे फर्स्ट गो में, सेकंड गो में आके करेंगे। आपको क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोहित एंड राज परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क। तो यहां से हम एग्रीगेट मार्क निकाल लेंगे इसका, यहां से एग्रीगेट मार्क निकाल लेंगे इसका, और इनका डिफरेंस पूछा है तो आप परसेंटेज नहीं निकालना है, पहले आप डिफरेंस निकाल के उसके बाद परसेंटेज निकालना। पहले डिफरेंस, वो आपकी कैलकुलेशन ईजी करेगा। तो अगर मैं जोड़ूं इसको, इसको भी आप फर्स्ट गो में कर सकते हो। तो अगर मैं जोड़ूं तो 7 × 12 और 12 4 आपका 16, 6 हाथ लगा 1, तो 4 तिहाई 12, 12 और 3 आपका 15, ये आपका हो गया इसका।
मैंने क्या बोला, पहले आपको डिफरेंस निकाल के फिर परसेंटेज निकालना है। अगर मैं बात करूँ रोहित की, तो 5 5 10 8 18 हाथ लगा 1 4 तिहाई 12 3 15, तो मुझे डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस आ रहा है 2। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स 200 हैं, इंटू 100 कर दूंगा तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, अदरवाइज आप अलग अलग करते तो आपको टाइम लगता। तो आपका 1% करेक्ट आंसर आ चुका है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आपका डीआई का क्वेश्चन है। देखते हैं पूछा क्या है, मेन क्या है कि पूछा क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसको करना है या स्किप करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन ऑल द 3 स्टेट्स टुगेदर इन 2015 एंड 2016। तो ये भी आसान है, 2015 और 2016 में आपको डिफरेंस देखना है। अच्छा एक चीज और, भाई ये वैल्यू बहुत ही मतलब छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचा है, तो मैं डायरेक्ट देख लूंगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 0.6 का डिफरेंस, यहाँ पे 0.6 का, और पॉजिटिव में है, मतलब ये बड़ा है। तो 0.6 1.2 1.2 हुआ, और यहाँ पे ये ज्यादा है, तो आपका 0.2 कम हो जाएगा, तो 1.2 में 0.2 कम होगा, तो आपका 1 बचा, तो 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। तो आप देखें कि डीआई के 4 क्वेश्चन में तो हमें 2 में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 में उठानी पड़ी तो बहुत ही कम उठानी पड़ी। समझ रहे हो, मतलब ईजी था। ठीक है, तो डीआई का क्वेश्चन जब भी आए, बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है ना, बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं। स्किप करने की जरूरत नहीं, आप एक बार पढ़ो, और पढ़ना भी क्या है, पढ़ना आपको ये है, सिर्फ क्वेश्चन दिखा, पहले आपको ये सब नहीं पढ़ना रहता, सीधे यहाँ पे देखा करो पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे कई कई चीजें समझ नहीं आती, तब समझ में आ जाए, तब समझ जाया करो कि मतलब कुछ डेटा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना रखते हैं, और ऐसे हम रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।